हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अक्षय उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि 2 दिन की हमारी क्लास नहीं चल पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से माफ़ी चाहते हैं हम। आइए हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, अगले सेशन में बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था, संघ राज्य क्षेत्रों की हमने बातें कही थी, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों की जो है उसका टॉपिक पूरा कवर कर लिया था और उसमें एक चीज बच गया था जो था क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर समय बचेगा आज, चूंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हम नहीं खींच पाते हैं, तो उसके बाद समय बचेगा तो नागरिकता की शुरुआत आज ही हम कर देंगे। तो देखते हैं क्षेत्रीय परिषदें क्या है। क्षेत्रीय परिषदें, इसको कहते हैं रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल, अगर इसको बारे में बात करें तो ये है क्या, तो इसको कई भागों में हम बांट के देखते हैं, फिर वहां पे हम इसकी चर्चा करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको अगर हम बांटते हैं कई भागों में, तो जैसे इसका परिचय करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, फिर इसका गठन कैसे होता है, गठन के बाद इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद ये देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार के क्षेत्रीय परिषदें हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों के प्रकार या क्षेत्र, क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्र कह सकते हैं। उसके बाद इसका हम देखते हैं कार्य, क्या क्या चीजें हैं, एक एक टॉपिक हम करके इसको एक एक चीजों को उठा के हम देखते हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ चर्चा करेंगे। तो अगर हम परिचय की बात करें तो सबसे बड़ी बात इसमें है, सबसे मेन बात, कि मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। मूल संविधान में कोई जिक्र नहीं है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज इसमें ये है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सी है? सांविधिक, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक में भी कौन सी? सांविधिक, स्टैच्यूरी, ये सांविधिक निकाय है। ठीक है। सांविधिक निकाय का मतलब क्या, कि ऐसा निकाय, ऐसी संस्था जिसका गठन संसद द्वारा निर्मित कानूनों के द्वारा गठित किया गया हो, तो इसको सांविधिक निकाय है। तो इसका गठन कैसे हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, 1956 की धारा 15 क्लॉज 15 के तहत इसका गठन किया गया था। सॉरी, आगे देखते हैं कि ये क्या है। ये केवल परामर्शदात्री निकाय है, परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है, या कह सकते हैं चर्चात्मक, सिर्फ ये एडवाइस करता है, आपको एडवाइस देगा क्षेत्रों को कि क्या करना है क्या नहीं, किससे संबंधित चीजें हैं। ठीक है, या तो इस पे जो है बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है। ठीक, गठन की बात करते हैं तो अभी हमने बताया सांविधिक निकाय है, तो इसका गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956, 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, यहां अगर इसमें और देखें तो इसकी संरचना की बात कर लेते हैं अगर, कि इसकी संरचना में क्या क्या आते हैं। संरचना की अगर बात करेंगे तो कुछ चीजें इसमें है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा इसकी संरचना की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा गठित। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा गठित। इसकी संरचना क्या होती है? इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं, उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी जिसके क्षेत्र में आते हैं उनके प्रशासक होते हैं, और जो राज्य आते हैं उस राज्यों के जो है 2 मंत्री होते हैं उसमें। इसके अलावा जो है कुछ सलाहकारी सदस्य भी होते हैं, जैसे नीति आयोग द्वारा मनोनीत कुछ लोग होते हैं। ऐसे ही जो होते हैं, अगर संरचना की बात करते हैं तो
इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। सवाल बनता है, यहीं से क्वेश्चन उठता है कि क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश का गृह मंत्री। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अगर ये ध्यान दीजिएगा, पदेन सदस्य होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, जो भी होम मिनिस्टर बनेगा वही इसका अध्यक्ष होगा, वही इसका प्रेसिडेंट होगा। इसका जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? तो ध्यान दीजिए, 5 क्षेत्रों में ये बनती हैं, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मध्य पूर्वी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र। तो जिस क्षेत्रों में इसका जो है संचालन हो रहा है, उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री वर्ष दर वर्ष अध्यक्षता करते हैं। सपोज दैट कि मध्य क्षेत्र का मुख्यालय प्रयागराज है, ठीक है, यूपी का प्रयागराज। तो इसमें क्या क्या आते हैं? उत्तराखंड आता है, यूपी आता है, एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो मान लीजिए कि इसकी बैठक हुई इस वर्ष, तो इस वर्ष इस अध्यक्षता तो होम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होंगे? मान लीजिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके वाइस प्रेसिडेंट हुए। फिर अगले साल इसकी बैठक हुई, प्रयागराज में ही हुई, तो अगले वर्ष इसकी कौन अध्यक्षता करेगा? उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री। फिर अगले वर्ष हुई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, फिर उसके अगले वर्ष तो एमपी के। इस प्रकार एक वर्ष बाद इसका उपाध्यक्ष जो है बदलता रहता है, उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें संरचना देखें तो सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे ध्यान दे, सबसे ऊपर अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो होम मिनिस्टर है, यहीं पे लिख देते हैं। सबसे ऊपर होम मिनिस्टर होता है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये अध्यक्ष होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, अभी हमने आपको बताया उपाध्यक्ष होते हैं। फिर उसके नीचे क्या है? प्रत्येक राज्य के 2 मंत्री, प्रत्येक राज्य के 2 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। साथ में जिस क्षेत्रीय परिषदों में संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज आएंगे, उनके प्रशासक भी होंगे। प्लस प्रशासक मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, या एक कह सकते हैं जैसे दिल्ली या पांडिचेरी है तो उसके जो है चीफ मिनिस्टर, प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर या सीएम, ठीक है, किसके? यूनियन टेरिटरीज के। उसके बाद इसमें कुछ होते हैं जो है सलाहकारी व्यक्ति होते हैं। सलाहकारी व्यक्ति में नीति आयोग द्वारा मनोनीत कुछ होते हैं, राज्यों के जो है आपके मुख्य सचिव होते हैं, राज्यों के विकास आयुक्त होते हैं। तो ये रहे इसकी संरचना, इसका गठन हमने आपको बताया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। संरचना में आपको बताया कि मेन यही है, ध्यान दीजिएगा, मेन यही पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता होम मिनिस्टर करते हैं, मेन यही से सवाल बनता है। उसके बाद हर वर्ष उपाध्यक्ष चेंज होते हैं, ठीक है, प्रत्येक राज्य के 2 जो है आपके मंत्री होते हैं, और उस क्षेत्र में आने वाले जो है यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक होते हैं। उसके बाद जो है सलाहकारी कुछ व्यक्ति होते हैं। फिर अगर इसमें हम ध्यान देते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि केंद्र, राज्य और जो है संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के बीच समन्वय, सहभागिता को बढ़ावा देना, देश की एकीकरण में सहायता करना, आर्थिक विकास को ऊपर ले जाना, राजनीतिक साम्यता बनाए रखना, यही इसका उद्देश्य है। क्या करना? एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका? आर्थिक विकास प्लस राजनीतिक साम्यता, प्लस सामाजिक विकास, इन सभी चीज, इसका मेन उद्देश्य है इन सब चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। क्योंकि विभाजन के बाद 1956 में चूंकि इसका गठन हुआ, तो विभाजन के बाद बहुत सारे इंपैक्ट पड़े, उस इंपैक्ट को कम करने के लिए ये एकीकरण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सभी को बढ़ावा देना, केंद्र, राज्य और यूनियन टेरिटरी के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है
वो चीजों को बढ़ावा देना, ठीक है, समन्वय सहभागिता को वृद्धि करना। इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये इसके क्षेत्र क्या है सॉरी, तो इसके क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र जिसका मुख्यालय जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक, उत्तरी क्षेत्र। दूसरा हो गया मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र का मुख्यालय हो गया प्रयागराज, ठीक है। तीसरा हो गया पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र का जो है मुख्यालय हो गया कोलकाता। उसके बाद हो गया चौथा पश्चिमी क्षेत्र, इसका मुख्यालय हो गया जो है मुंबई, मुंबई। और जो है पांचवा है आपका दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, इसका मुख्यालय चेन्नई हो गया, ठीक है। अगर उत्तरी क्षेत्र में देखें तो कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तरी क्षेत्र में आपका आता है जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, लद्दाख ये भी यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ ये भी यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़, और प्लस NDLS नई दिल्ली सॉरी नई दिल्ली। तो उत्तरी क्षेत्र में उत्तर की जो भी चीज है, जम्मू कश्मीर से चलिए अगर यहां बना दें थोड़ा एक भारत का नक्शा, तो ये जम्मू कश्मीर, यही लद्दाख, ये आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यही चंडीगढ़, नई दिल्ली, राजस्थान, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये सारे क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। मध्य क्षेत्र की बात करते हैं, मध्य क्षेत्र में आपके यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और आपका जो है उत्तराखंड ये मध्य क्षेत्र में आते हैं, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये जो है चार क्षेत्र जो है, चार राज्य पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, इसका मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली दमन दीव, दादरा नगर हवेली दमन दीव पहले अलग अलग था अब एक हो गया है, ये यूनियन टेरिटरीज है। तो पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली दमन दीव ये चार क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी जिसे पुदुचेरी कहा जाता है, और इसका मुख्यालय जो है दक्षिणी क्षेत्र का चेन्नई है, पश्चिमी क्षेत्र का मुंबई है। तो यह क्षेत्रीय परिषदों का क्षेत्र हो गया। अब अगर हम कार्यों की चर्चा करते हैं तो कार्यों की चर्चा के दौरान यहां हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कार्य आते हैं। एक तो है कि मैंने अभी उद्देश्य में ही बता दिया कि भावनापूर्ण जो है भावनात्मक एकीकरण देश का, सब इमोशनली इंटीग्रेशन, कि देश के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत संघ राज्यों का क्षेत्र वो संघ होगा, कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बातें कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर हम कार्यों की बात कर लेते हैं तो कार्य को देखते हैं क्या क्या है। एक तो है हमने यहाँ कहा पहला कार्य क्या है, भावनापूर्ण एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें आता है कि भाषावाद, क्षेत्रवाद, ठीक है, विशेषतावाद, इन सबको रोकना। जो तीक्ष्ण राज्य की भावना होती है कि हमारा राज्य सबसे उच्च है, कोई और व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं रह सकता। अभी हाल ही में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, मराठी भाषी, हिंदी भाषी, ये चीजें इनको रोकना, ठीक है। आगे अगर और देखें कि इसमें यह है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आर्थिक विकास को बढ़ाएं, सामाजिक विकास को बढ़ाएं, राजनीतिक समता को बढ़ाएं, राज्यों आपस में मिलकर एक समान नीति बनाएं, उन नीति पे कार्य करें, उन पे सहयोग करें और जो है आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएं। यही जो है चीजें सारी यहाँ पे आपकी आती हैं। इससे संबंधित कुछ चीजें हैं, यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या है जो है। उसके बाद राजनीतिक साम्यता, ये सारी चीजें जो है इसमें आती है।
विभाजन के बाद हमने देखा था कि जो प्रभाव हुए उस प्रभाव को खत्म करना और आर्थिक विकास, जैसा कि बार बार बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे ले जाना, यही इसका जो है टोटली कार्य है। अब इसमें जो है पूर्वोत्तर का कुछ क्षेत्र छूट गया, ठीक है, तो उसके लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम गठित किया गया, बनाया गया, जो 1971 में बना, ठीक है। उसमें जो है पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, जिसमें सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, ये 8 राज्य आते हैं। खैर इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, सिक्किम को छोड़ के, ठीक है, जो हमारा चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। इनका काम जो क्षेत्रीय परिषदों का है, सभी काम वही है, लेकिन उसमें कुछ मूल्य ऐसे हैं, क्योंकि वहां पे लगभग कह सकते हैं कि एक प्रजाति के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे साझा मूल्य, एकीकृत विकास जो है, इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन, वो चीजें उनके हैं, ठीक है, वो चीजें वहां पे थोड़ी जोड़ी जाती हैं। उसके बाद वो लोग आपस में बैठक करते हैं और वहां देखते हैं कि उनके क्षेत्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था कैसी चल रही है। तो पूर्वोत्तर विकास की अगर बात करें तो वही जो हमने अभी बोला, बस वही यहाँ पे अगर लिखें तो यही है पूर्वोत्तर परिषद, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल्स, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 द्वारा जो है इसका गठन हुआ। सारे कार्य, सारी प्रोसेस क्षेत्रीय परिषदों जैसा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका दिखाई पड़ती हैं, जैसे हमने कहा एकीकृत और समन्वित योजना, साझा मूल्य, सबको लेके आगे बढ़ना, और जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है उसमें सुरक्षा और जो है सार्वजनिक व्यवस्था कैसी है, उन विषयों पे चर्चा करना, यही ये जो है इसका सारा काम रहा है। अब आगे जो है ये हमने आपको बताया कि हमारा जो ये क्षेत्रीय परिषदों का टॉपिक था ये खत्म हुआ। तो संघ राज्य क्षेत्र और क्षेत्रीय परिषदें टोटली जो है यहाँ पे हम क्लियर कर लिए। आज ही नागरिकता का जो है हम शुरू करते हैं और देखते हैं नागरिकता से संबंधित बातें क्या आती हैं। तो पार्ट 2 यहाँ पे लिखते हैं हम नागरिकता। यहां से सवाल बनते हैं, सीए एनआरसी का मुद्दा उठा हुआ है, बहुत जोर शोर से रहता है। सिटीजनशिप, अगर इसको हम बांट के देखें, इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करें तो इसको हम करते हैं, वहीं इसका परिचय देख लेते हैं या परिदृश्य देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके संवैधानिक उपबंध देखते हैं, संविधान में इसके लिए क्या उपबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। आगे अगर चर्चा करें तो नागरिकता के प्रकार देखते हैं। नागरिकता के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा, ये हो। नागरिकता से संबंधित कानून देखते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून देख लेते हैं, ठीक है। 1955 नागरिकता अधिनियम 1955, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019, ठीक। उसके बाद देखते हैं नागरिकता को की समाप्ति देख लेते हैं, किस प्रकार से होती है नागरिकता की समाप्ति। स्वेच्छा से समाप्ति, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी है तो स्वेच्छा से समाप्ति। परित्याग कर देना, खुद से नागरिकता, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देना। नागरिकता द्वारा वंचित कर दिया जाना, मतलब भारत सरकार या संसद द्वारा कानून बना के आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। सॉरी, तो वो भी वंचन किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। नागरिकता के प्रकार क्या क्या है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि नागरिकता का प्रारूप क्या है, नागरिकता का प्रारूप,
प्रारूप है एकल नागरिकता, और कुछ उसमें आ जाते हैं दोहरी जो है नागरिकता। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता है नहीं, ये दोहरी नागरिकता हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसमें क्या आएंगे, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन्स या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या एनआरआई, जो भी चीजें हैं उससे संबंधित क्या बातें हैं हम यहाँ आपको बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं परिचय थोड़ा, अगर हम देख लेते हैं तो परिचय की बात कर लेते हैं कि नागरिकता है क्या। तो सबसे पहली बात हम यहाँ करते हैं कि ये भाग 2 में है, ठीक, और आर्टिकल 5 से 11 में इसकी चर्चा की गई है। सवाल बनता है कि नागरिकता निम्नलिखित में से भाग 2 में क्या आते हैं, ठीक है, ये बन गया, ऑप्शन दे दिया, नागरिकता, मूल अधिकार, संघ राज्य क्षेत्र या मूल कर्तव्य। तो नागरिकता जो है भाग 2 में आते हैं। इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ है, 5 से 11 में। ब्रिटेन के संविधान से ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित क्या लिया गया है, मतलब एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल है, संघीय ढांचा है, उसके बावजूद भी हमने एकल नागरिकता अपनाई। क्यों, देश की एकता, अखंडता, अक्षुरता को संरक्षित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बंधुत्व की भावना को बढ़ाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया। वहीं अमेरिका में बात करें तो दोहरी नागरिकता वहां पे है। परिचय में अगर हम देखते हैं ये चीजें आ गए, उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं नागरिक क्या होते हैं। नागरिकता अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो नागरिक की समझ होनी चाहिए, तो इसका कॉन्सेप्ट जब राज्य पढ़ाया जाएगा उसमें आएगा, लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीफिंग कर देते हैं कि स्टेट क्या होता है। स्टेट में 4 एलिमेंट आते हैं आपके, क्या क्या आते हैं, लैंड आता है, भूमि, उसके बाद आपका पॉपुलेशन आता है, जनसंख्या, गवर्नमेंट आती है मतलब सरकार, और सॉलिडिटी आती है मतलब संप्रभुता। तो एक राज्य, एक जमीन रहेगा, जमीन पे रहने वाली जनसंख्या रहेगी, उस जनसंख्या में शासन करने वाला एक शासन सत्ता होगा, सरकार, और वो सरकार ये डिसाइड करेगी हमारा जो क्षेत्र है संप्रभु, ठीक है, आंतरिक और बाहरी मामलों की जो भी देखरेख है हम ही करें। तो वो जो सेकेंड एलिमेंट है पॉपुलेशन, जनसंख्या, वही नागरिक होती है। लेकिन 2 प्रकार के यहाँ नागरिक आ जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, 2 प्रकार के नागरिक, किस कौन कौन से, एक देशी होते हैं, एक विदेशी होते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान देते हैं देशी नागरिक कौन है। देशी नागरिक वो है जिन्हें पूर्ण समानता, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि ये राज्य क्षेत्र के पूर्ण सदस्य होते हैं, ठीक है, और इन्हें नागरिक, सभी नागरिक और मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं विदेशी नागरिक की बात करें तो विदेशी नागरिक पूर्ण सदस्य तो होते नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्हें सभी राजनीतिक मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ अधिकार इनको दिए जाते हैं। लेकिन विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक विदेशी मित्र, जिन देशों के साथ हमारा सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो हमारे फ्रेंड हुए, फॉरेन फ्रेंड, विदेशी मित्र। दूसरा होते हैं विदेशी शत्रु, जिनके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, अगर उनके सदस्य हमारे यहाँ हैं तो आर्टिकल 22 उनको नहीं दिया जाता, जो गिरफ्तारी या निवारक नजरबंदी से संरक्षण है वो उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि वो हमारे विदेशी शत्रु देश से संबंधित है। तो विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र, एक विदेशी शत्रु। जब हम आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या अधिकार विदेशियों को दिया जाते हैं, क्या क्या अधिकार देशी मतलब नागरिकों को दिए जाते हैं, वो संबंधित है। पहली चीज तो ये पूर्ण सदस्य होते हैं, देशी मतलब नागरिक पूर्ण सदस्य होते हैं, ठीक है। इन्हें सभी राजनीतिक और मौलिक अधिकार जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो इन्हें आर्टिकल 15 के तहत धर्म, रंग, मूल, वंश, जाति आदि के आधार पर इनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। आर्टिकल 16 जो कहती है कि मतलब लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, ठीक है, समानता प्राप्त करने का अधिकार है, आर्टिकल 16 प्राप्त है। तो 15, 16, 19 प्राप्त है, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो संघ बनाने का, सम्मेलन करने का, कहीं भी आने जाने का, कोई भी व्यवसाय करने का, निवास करने का जो भी है
आर्टिकल 19 के तहत इनको प्राप्त है। उसके बाद 29, 30, 29 और 30 भी प्राप्त है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है प्राप्त है। अगर ये मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए, अगर राजनीतिक अधिकार की बात करें तो इनको जो है मताधिकार का वोटिंग राइट इनको मिली हुई है, देशी नागरिकों को, विदेशियों को नहीं। जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जो भारत का नागरिक है, उसको मताधिकार वोटिंग राइट है। कैसे? लोकसभा में जब आम चुनाव होता है तो लोकसभा के लिए वो चुनाव कर सकते हैं, राज्यों के विधानमंडल के लिए, विधानसभा के लिए वो चुनाव कर सकते हैं। चुनाव लड़ने का भी अधिकार है उन्हें, संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए। उसके बाद सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन पदों पे वो नियुक्त होने का इन्हें अधिकार प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया हमारा परिचय। इसमें हमने देखा कि क्या होता है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 एकल नागरिकता, नागरिकता के प्रकार क्या है, मतलब सॉरी नागरिक कैसे होते हैं, देशी विदेशी, क्या क्या ये चीजें हैं। जब हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो इनसे संबंधित बातें जो है हम थोड़ी डिटेल में हो जाया करेंगे। अब संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं। तो संवैधानिक उपबंध में देखते हैं, तो चूंकि भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है, तो अनुच्छेद पहला ही देखते हैं, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि अधिवास, डोमिसाइल या मूल निवास के आधार पर नागरिकता। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं इसके तहत, आर्टिकल 5 के तहत। अधिवास के आधार पर नागरिकता, ठीक है। अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात करें तो 3 शर्तें ऐसे हैं जिनमें में से कोई एक पूरी करता है तो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। पहला क्या है? यदि वह भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। यदि संविधान के लागू होने के बाद, ठीक है, मतलब सॉरी संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले, हमारा संविधान लागू कब हुआ? सन 26 जनवरी 1950। उसके 5 वर्ष पहले से अगर वह भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तो 3 आधार पे आर्टिकल 5 कहता है अधिवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 3 शर्तें पूरी करेंगे। या तो आप भारत में जन्मे हो, या तो आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हो। आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग नहीं समझ पाते ये चीजें हैं क्या। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन या भारत आने वाले व्यक्ति जो है भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ये तो कह दिया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, लेकिन कैसे होंगे उसका भी आधार है। तो उसका आधार है कुछ शर्तों, कुछ शर्त के अधीन है। शर्त क्या है? 2 शर्त है, 2 शर्त है। पहली शर्त क्या है कि व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके पितामह या पितामही, मतलब दादा या दादी, दादा या दादी, या मातामह या मातामही, नाना या नानी, नाना या नानी, इन सभी में से कोई एक अविभाजित भारत। यहां हम जब अविभाजित भारत की बात करते हैं, अविभाजित भारत शब्द यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सॉरी कि भारत शासन एक्ट 1935 के तहत परिभाषित भारतीय क्षेत्र, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारतीय क्षेत्र की परिभाषा की कौन कौन से क्षेत्र भारत में शामिल होंगे उसको ही अविभाजित भारत कहा जाता है। तो जब यहां हम कहते हैं कि व्यक्ति, उसके माता पिता, उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई एक अविभाजित भारत का सदस्य रहा हो, अविभाजित भारत में जन्मा हो या पैदा हुआ हो, ठीक है, पहली शर्त ये।
दूसरी शर्त क्या है, एक है डेट 19 जुलाई 1948, ये डेट है। इस डेट के तहत दो बातें कही गई है और उन दो बातों में से कोई एक चीज जो है पूरी होनी चाहिए, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से सॉरी इसके पहले आकर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आके भारत में रह रहा है व्यक्ति, तो वह भारत का नागरिक होगा और उसके माता पिता कोई भी अविभाजित भारत का हिस्सा मतलब भारत में पैदा हुए हैं। पहली तो शर्त ये पूरी कर लेने वाले। दूसरी में 19 जुलाई 1948 से पहले वो आ गया और 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद लेकिन संविधान लागू होने के पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले आया हो भारत में। ध्यान दीजिए 19 जुलाई 1948 इस डेट के पहले अगर आ गया है और उसके माता पिता या कोई भी उसके रिलेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है अविभाजित भारत में जन्मे हो, तो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद और 26 जनवरी 1950 के पहले वो भारत में आया हो और आके 6 महीने रहा हो और 6 महीने में रहा हो और फिर आवेदन, जब नागरिकता का आवेदन सक्षम प्राधिकारी को देगा, उस आवेदन की तिथि से 6 महीने पहले रहा हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि इस डेट को भी हम बताएंगे कि 19 जुलाई 1948 रखा क्यों गया, लेकिन पहले यहाँ ये समझिए कि पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वह, पहला शर्त कि व्यक्ति, उसका माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। दूसरी शर्त यह है कि 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो वो भारत का नागरिक होगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद या संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के पहले, इन दोनों समय के बीच में अगर वो आया हुआ है, ठीक है, तो भारत में 6 महीने रह के आवेदन दिया हो तो सक्षम प्राधिकारी से वो नागरिकता का पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। अब 19 जुलाई 1948 का डेट क्या है, याद रखिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। भीषण दंगे हुए विभाजन के दौरान, कई लोग यहाँ छूट गए, उनके परिवार पाकिस्तान में जाके बस गए, कई लोग पाकिस्तान में छूट गए, उनके परिवार भारत में आके बस गए। तो 19 जुलाई 1948 का एक डेट फिक्स किया गया और कहा गया कि यहाँ अब जो पाकिस्तान जाना चाहता है या जो भारत आना चाहता है वो अनुमति पत्र लेके सरकार से आ जा सकता है। तो 19 जुलाई 1948 का डेट इसीलिए रखा गया है कि इसी डेट को अनुमति पत्र देने की बात कही गई थी। आर्टिकल 6 के बाद आर्टिकल 7 आता है। आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान से, मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाले, 6 तो कहा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, लेकिन 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले। और फिर 1 मार्च 1947 से पूर्व भारत में आया हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। अब यहां कुछ शर्तें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। शर्तें बताएंगे, चीजें क्या हैं वो चीजें आज हम संवैधानिक उपबंध जो कि खत्म कर देंगे, कल से प्रकार में घुस जाएंगे क्या चीजें रही हैं। तो इसको यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 7 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार, इसके संबंध में क्या कहा गया, इसके संबंध में कहा गया कि अगर व्यक्ति 1 मार्च 1947 डेट, ध्यान दीजिए 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, ठीक है, 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान गया हो, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इस डेट से अगर वो भारत से पाकिस्तान चला गया है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन वर्ड जोड़ दिया गया, लेकिन जो अनुमति पत्र का डेट था कि पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान से आ सकते हैं, अनुमति पत्र लेके 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, वहीं आर्टिकल 6 आ गया कि अगर 19 जुलाई 1948
के पहले आ गया हो, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद चला गया हो, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो भारत का नागरिक होगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद संविधान लागू होने के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले अगर भारत में आया हो तो 6 महीने रह के आवेदन दे, आवेदन की तिथि से 6 महीने रह चुका हो तो सक्षम प्राधिकारी से नागरिकता का पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। 6 और 7 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 में ये कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आया है वो व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करेगा, लेकिन उसके माता पिता या वह व्यक्ति, उसके दादा दादी या नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, पहली शर्त वो पूरी करता हो। दूसरी शर्त 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया हो या उसके बाद आया हो लेकिन संविधान लागू होने के पहले आ गया हो, तो उस दौरान 6 महीने भारत में रहकर सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसी में आर्टिकल 7 कह देता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है तो भारत का नागरिक होगा, ठीक, और 19 जुलाई 1948 के बाद आया है लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले आया है तो वही आर्टिकल 6 के तहत कि वो शर्तें पूरी करे, मतलब 6 महीने रहे, अधिकारी से जो है पंजीकरण प्राप्त करे और भारत का नागरिक हो जाएगा। अब आर्टिकल 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, ठीक है, उसको नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। तो आर्टिकल 8 की बातें यहां कही गई हैं। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर, मतलब कह सकते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति आता है हमेशा, भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? वही शर्त कि अगर वह व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि वह व्यक्ति जो है उस देश में, जिस देश में यह रह रहा है, भारत का है लेकिन जन्मा का किसी और देश में है, ठीक है, तो उस देश में भारतीय कॉन्सुलेट में जाके रजिस्ट्रेशन करा ले तो उस रजिस्ट्रेशन द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो आर्टिकल 8 यही कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देने की बात कही गई है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने इच्छा से स्वतः अपने देश की नागरिकता परित्याग कर दे, आर्टिकल 9 की बात वो कहती है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 9 हमने कहा कि स्वेच्छा से जो है नागरिकता का परित्याग। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता छीनी जा सकती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा बनाई गई कानून से और किसी प्रकार से नहीं। और वहीं आर्टिकल 11 क्या कहता है? यह आर्टिकल 11 संसद को एक पावर देता है, एक शक्ति, कि आप नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति से संबंधित कानून बनाए, नागरिकता से संबंधित जो विषय उस पर कानून बनाए। यही चीजें संसद को प्राप्त होती हैं आर्टिकल 11 से। तो हमने संवैधानिक उपबंध देख लिया 5 से 11 तक। 5 में क्या है? अधिवास वाला, ठीक है। 6 में क्या है? भारत से पाकिस्तान से भारत आया हो। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान गया लेकिन फिर वापस आ गया हो। 8 में क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंधित नागरिकता। 9 में क्या है? कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता का परित्याग कर दे। 10 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ संसद के बनाए गए कानून के द्वारा ही नागरिकता छीनी जा सकती है। और 11 कहता है कि हम संसद को ये शक्ति देते हैं कि नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित और नागरिकता के अन्य विषय से संबंधित कानून बनाने की शक्ति हम संसद को देते हैं। तो आज हम जो है संवैधानिक उपबंध तक नागरिकता की बात करें। अब कल की बात हम करेंगे कि कितने प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। मेन सवाल यहाँ से उठता है, जन्म से बाय बर्थ, वंश परंपरा या ब्लड रिलेशन से बाय ब्लड रिलेशन, ठीक है, या बाय डिसेंट, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण से बाय नेचुरलाइजेशन जैसे अदनान सामी को मिला। उसके बाद भूमि अर्जन द्वारा कि भारत किसी विदेशी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है तो वो जो है क्षेत्र कि व्यक्ति जो है नागरिक स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे 2015 में भारत ने बांग्लादेश को कुछ संविधान संशोधन द्वारा कुछ अपने क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए।
लेकिन कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के भारत को आ गए, ठीक है, थोड़े बहुत। तब वो जो क्षेत्र भारत के पास आए हैं उनके नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो गए। तो भूमि अर्जन की यही बातें हैं। अब जन्म से संबंधित क्या थी, पंजीकरण से कैसे होते हैं, वंश परंपरा से कैसे होते हैं, कल की क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इससे संबंधित जो भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे। और आपके मन में जो भी डाउट उठ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। संवैधानिक उपबंध में आर्टिकल 6 और 7 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ें तो हमें उम्मीद है कि उन्हें समझ में आएगा। बाकी चीजें हमने आपको दिखा दी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।